हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आज है आपका लेसन नंबर 15 अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट लैंडस्केप की भी जो भूमिगत जल है और उससे जो कलाकृतियाँ बनती हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से वो कार्य करता है उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मीनिंग, डेफिनेशन एंड सोर्स कि भी इसका अर्थ क्या है, परिभाषा किस तरीके से बनती है और स्रोत कहाँ से है। तो धरातल के नीचे जो पृष्ठीय भाग है चट्टानों के छिद्रों से होते हुए और दरारों में जमे हुए जो जल को हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। यानी जो सरफेस के नीचे जो जल है, चाहे वो नदियों के रूप में है या दरारों में जमे हुए जल के रूप में है, तो वो सारा का सारा हमारा जो सरफेस के नीचे है वो क्या कहलाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। तो वर्षा होने तथा हिम के पिघलने से जो प्राप्त जल है, अधिकतर जल जो है भूमि के ढाल के अनुरूप क्या करता है, वो नदियों में बह के चला जाता है। तो इस तरीके से कुछ जल जो है वो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है, इवैपोरेशन हो जाती है, और कुछ जो है रिस कर जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूमिगत जो चट्टानें हैं, छिद्र हैं, दरारें हैं, उनके अंदर जो जल है वही भूमिगत जल माना जाता है। चाहे झरनों के मध्य से भूमिगत जल धरातल पर निकलकर जलीय जो चक्र है वो हिस्सा उसका बनाता है। तो कुछ भी कहें, चाहे किसी माध्यम से जाए, रिस कर जाता है, बारिश का जाता है, नदियों तालाबों से जाता है, तो वो सारा का सारा जो ज़मीन के अंदर है वो क्या कहलाएगा, हमारा अंडरग्राउंड वाटर कहलाएगा। तो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी इन रॉक्स की भी सांद्रता जो चट्टानों की और पारगम्यता क्या है कि भी चट्टानों के अलग अलग जो गुण हैं वो इसको निर्धारण करते हैं कि भी सांधारण चट्टानें भी होती हैं जिसमें उनके चक्कर और रचक के कणों के बीच जो है रंध्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे आसानी से जो है जल जो है अवशोषित हो जाता है। और यदि किसी चट्टान में छोटे छोटे छेद हैं तो वो क्या करेंगे, जल को अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसलिए अधिकतर जो सांधारण चट्टानें हैं पारगम्य होती हैं और कुछ सांधारण चट्टानें अपारगम्य भी होती हैं कि जिससे जल जो है उसके अंदर समा नहीं सकता। उसके बाद चीका मिट्टी है, सांधारण है, यदि जो जल मात्रा में उसको अवशोषित कर लेती है। कुछ जो है अपारगम्य हैं क्योंकि रंध्रों में आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो है वो जल जो है आसानी से उसके अंदर नहीं होता। यानी कुछ चट्टानें जो हैं रंध्रहीन छिद्रहीन होती हैं। जैसे डायग्राम नंबर 15.1 में दिखाया गया कि भी जो प्रथम डायग्राम है उसके अंदर छिद्रयुक्त चट्टान है और दूसरी जो है अछिद्रयुक्त, जिसको हम जो है अपारगम्य चट्टान भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चट्टानों के जो हैं प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद आप सांधारण चट्टानें और पारगम्य जो चट्टानें हैं उसके अंदर भेद कर सकते हैं कि भी चट्टानें जो हैं शैल रंध्रों में जल धारण करने की क्षमता है वो सांधारण चट्टानें कहलाती हैं, और इस तरीके से जो जल हैं अपने अंदर जो है पानी को वो चट्टानें रोक सकती हैं। उसके बाद पारगम्य चट्टानें शैल में जल प्रवेश होने की अक्षमता को पारगम्यता कहते हैं, और पारगम्यता शैल सांधारण अवश्य होती है। एक पारगम्य शैल अपने छिद्रों द्वारा जल को गुजरने देती है और वह जल को अपने अंदर रोक नहीं पाती, जिससे जैसे बालू की जो चट्टानें होती हैं वो उसको क्या है सोख लेती हैं। स्रोत क्या है कि भी अंडरग्राउंड वाटर के कुछ ज़मीन के नीचे कहाँ से आता है, तो भूमि के जल के जो स्रोत हैं वो परोक्ष स्रोत होते हैं लगभग, जो हम देख सकते हैं। एक तो अपृष्ठ या आकाशीय जल, जिसको हम कह सकते हैं कि भी बर्फ़ पिघलने से, वर्षा होने से जो जल है धीरे धीरे रिस के ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो यही जल भी अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत है। दूसरा सहजात जल या तलछट जल, यानी जो झीलें हैं, समुद्र हैं, तो उसकी परतों के जो छिद्र हैं उससे होता हुआ जल जो है तलछट जल कहलाता है, कभी धीरे धीरे रिस के जो है अंडरग्राउंड वाटर में तब्दील होता है। उसके बाद मैग्जम जो वाटर है कि भी कभी कभी तर्क जो मैग्मा है यानी गर्म जो मैग्मा है चट्टानों में प्रवेश कर जाता है और चट्टानों में स्थित वाष्पीय पदार्थ
घनीभूत होकर भूमि के जल में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्मज वाटर या तरुण जल भी उसको कहते हैं। यानी जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, धरातलीय संरचना अलग है या भूमिगत जल का स्थानीय ढाल ज़्यादा है, तो उस तरीके की जो वनस्पति का आवरण है काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद भौमजल की बात करें तो गुरुत्व बल के प्रभाव से रिस कर जो है कि चट्टान की अपारगम्यता परत तक जा पहुंचता है और वहां पर जो है क्या वो झरने के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे भौमजल स्तर कहते हैं। तो इस तरीके से आप मेहराब नुमा जो आकृतियाँ हैं वो बन जाती हैं, जिसे वी आकार की घाटी या समतल मैदान जो है वो बन जाते हैं, जिससे जो है जल जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद आती है जल संतृप्ति के आधार पर भूमिगत जो शैलों के क्षेत्र कौन से हैं। एक तो असंतृप्त जो शैल हैं कि भी जिसके अंदर वर्षा का अधिकांश जल इसी क्षेत्र में चट्टानों, छिद्रों और दरारों से रिच कर नीचे चला जाता है और थोड़ी बहुत जो नमी वो रहती है, तो वहाँ पर जिसका उपयोग हम वहाँ पर वनस्पति के रूप में वन क्षेत्र को उगाने के लिए करते रहते हैं। दूसरा आंतरिक और अस्थायी संतृप्त क्षेत्र कि भी इस क्षेत्र में नीचे वाला जो भाग है उस अस्थायी संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। यानी वर्षा ऋतु में तो उसका जो जल स्तर ऊपर उठ जाता है और गर्मी की ऋतु में वो नीचे चला जाता है। उसके बाद स्थायी संतृप्त भी हमेशा जो है निचली सीमा वहाँ पर जो है उस तक जल पाया जाता है, तो भूमिगत जल वहाँ तक ही अंतिम पॉइंट तक देखने को हमें मिलता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, संतृप्त जो है एरिया कहते हैं, क्योंकि नमी उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। उसके बाद कूप और कुएँ, क्योंकि कुओं से भी जो है पानी रिस के धीरे धीरे जाता रहता है। ये क्या है कि भी अस्थायी संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। और कुएं का निर्माण कार्य वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि भी गहराई उसकी कई बार होती रहती है। उसके बाद आती है पाताल तोड़ कुआं कि भी जब खुदाई करते समय कठोर चट्टान जब आ जाती है तो उसको भी तोड़कर जब हम जल की प्राप्ति करते हैं तो उन दशाओं में जो है चट्टानी जो है गहरी स्थान पर पाए जाते हैं। दो अपारगम्य जो परतें हैं उनके बीच पारगम्य स्तर जो है हमें देखने को मिलता है कि जो कठोर चट्टान हैं उनके बीच एक नरम चट्टान मिलती है और उस चट्टान को ऊपर चट्टान को अगर हम तोड़ते हैं तो पानी के जो भंडार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर जो है 12मासी नदियाँ हैं, तो बर्फ़ के पिघलने से जल की आपूर्ति वहाँ पर होती रहती है, तो वो क्या कहलाएंगी, पाताल तोड़ क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस तरीके से झरने और स्रोत होते हैं कि जलीय दबाव के कारण जो भूमिगत जल है चट्टानी परतों और जोड़ों में धरातल के ऊपर भी निकल जाता है। बनावट की अगर हम बात करें तो कगारी पात झरना कि भी जब पारगम्य और अपारगम्य चट्टानें जो हैं एक दूसरे से ऊपर अड़ी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी कगारी पात झरना कहलाती हैं। उसके बाद भ्रंश झरना, दरारों में चट्टानों में छोटे छोटे जो भ्रंश होते हैं उसके अंदर ऊपर नीचे वो हो जाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर क्या है एक सेम समतल लेवल बन जाता है, जिसे हम भ्रंश तल भी कहते हैं या भ्रंश झरना कह देते हैं। डाइक की अगर हम बात करें, पिछले लेसन में डाइक के बारे में बताया गया था आपको कि जब पारगम्य शैलों के नीचे अपारगम्य अग्न्य डाइक या सिल कास्ट स्थलाकृतियाँ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपर्दन और इसके जो कार्य हैं उनको या अगले लेसन को हम अगले पार्ट में रीड करेंगे। इस लेसन को रिवाइज कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है ये और काफ़ी कुछ जो है डेफिनेशन इसके अंदर देखने को मिलती हैं, तो इनको नोट भी साथ साथ करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।